गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th साइंस के एग्जाम जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज बायोलॉजी से बायोलॉजी से फर्स्ट चैप्टर कहेंगे लाइफ प्रोसेस का प्रैक्टिस लेक्चर 8 आपके लिए लेकर आए हैं, और जिसमें हम विशेष रूप से आज रेस्पिरेशन से संबंधित क्वेश्चन को ही हल करेंगे। तो बच्चों, विल डिस्कस मोस्टली अबाउट रेस्पिरेशन, तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इससे संबंधित क्वेश्चन को, रेस्पिरेशन से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है उसको डील करेंगे और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो बच्चों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेज, दो अलग तरीकों से, इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी। दो तरीका मतलब टू डिफरेंट वेज in which glucose is oxidized to provide energy in human में ग्लूकोज किस तरीके से, कौन से दो तरीके हैं जिसमें ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब कि कौन से वे दो तरीके हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग में ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होते हैं। राइट द प्रोडक्ट फ्रॉम इन ईच केस, प्रत्येक केस में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको लिखना है। तो टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग में व्हेन यू डू एक्सरसाइज एंड ऑल देन योर मसल से लैक ऑक्सीजन, ऐसे केस में क्या होता है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और साइटोप्लाज्म में जनरली हमेशा जो होता है कि साइटोप्लाज्म में आफ्टर पाइरुवेट इज फॉर्म, वो पाइरुवेट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो दो तरह का रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनाएरोबिक। तो एक्सरसाइज के समय मसल सेल रेस्पायर करते हैं एनाएरोबिकली ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन एरोबिकली होता है। तो दो तरह के रेस्पिरेशन हो गए। तो फर्स्ट आंसर है इसका कि टू डिफरेंट वेज, आंसर टू डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट वेज, टू डिफरेंट, फिर से इसको साफ, अलग अलग तरीकों से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। द टू डिफरेंट वेज, द टू डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज in which glucose is oxidized, glucose is oxidized, glucose is oxidized to provide energy, to provide energy, glucose is oxidized to provide energy in human body, in human body। हमारे शरीर में ग्लूकोज का दो तरीकों से ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज is an organic compound containing 6 carbon atoms, C6H12O6। तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड भी है। तो टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये मसल सेल्स में रेस्पिरेशन, पहला है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अभाव में। ओके, द एंड प्रोडक्ट आर लैक्टिक एसिड। In lack of oxygen, that is the end product, it takes place in absence, the end product is lactic acid। end product क्या होते हैं इसमें, end product is lactic acid, is lactic acid and energy।
बच्चों जितने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें ज्यादातर 2 एटीपी ऑफ एनर्जी बनते हैं। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन लैक ऑफ ऑक्सीजन द एंड प्रोडक्ट इज लैक्टिक एसिड, खासकर और एनर्जी खासकर इन मसल सेल्स में, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज इट इज 6 कार्बन एटम कंपाउंड C6H12O6। कितना कार्बन है? 6 कार्बन कंपाउंड। ग्लूकोज क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म में जाने पर ये जिस चीज में बदलते हैं उसका नाम है पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। तो साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ऐसे लिख दीजिए इसको कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। इसको ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म इस प्रक्रिया को कहें ग्लाइकोलाइसिस। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस देन यहां पर बनेगा पायरुवेट। पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड होते हैं? ये पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स मींस ऐसे पायरुवेट जो होते हैं मॉलिक्यूल। पायरुवेट 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 3 कार्बन के कंपाउंड। आफ्टर दैट pyruvate, no oxygen is required, no oxygen is required। अगर ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है इन साइटोप्लाज्म, खासकर लैक्टिक एसिड कहां बनेगा? हमारे मसल सेल्स में, इन मसल सेल। तो ये क्या हो जाएगा? पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, नेट एनर्जी। ओके, तो हियर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्या होते हैं? ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा वो पायरुवेट में बदल जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस में नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। ग्लूकोज 1,6-फॉस्फेट ऐसे करके ग्लाइकोलिसिस होता है, उसको इमीडिएट-मेयर-हॉफ पाथवे भी बोलते हैं। तो बच्चों ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन साइटोप्लाज्म। ठीक, और ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट जो होते हैं, ग्लूकोज इज रेड्यूस्ड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लूकोज रेड्यूस्ड हो जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म and is universal pathway। ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है, इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। पायरुवेट अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता है, खासकर इन मसल सेल्स, ह्यूमन बॉडी की बात कही गई है, इन मसल सेल्स, तो पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड एंड प्लस एनर्जी यू गेट। दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो 2 डिफरेंट वे, फर्स्ट हमने क्या कहा? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा कहां? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहने का अर्थ है ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड हियर, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन का अर्थ क्या हुआ? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर the end product of aerobic respiration end product of aerobic respiration are CO2 carbon dioxide, water and energy ये चीज होता है एनर्जी, CO2, वाटर एंड एनर्जी।
तो ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में सिमिलर कंडीशन, ग्लाइकोलिसिस हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल पाथवे है दोनों के लिए। तो ग्लाइकोलिसिस इसमें भी होगा, जैसे ग्लूकोज इनसाइड साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में यहां भी ग्लाइकोलिसिस, दोनों में ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत भी ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, इसलिए इसको यूनिवर्सल पाथवे भी बोला जाता है, ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस से बनता क्या है? पायरूवेट। कितने कार्बन के पायरूवेट कंपाउंड है? 3 कार्बन के। तो पायरूवेट कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल। और पायरूवेट क्या होते हैं? कहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कहा जाए तो यहां ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन क्या हो, कहां पर रिक्वायर्ड हो रहा है? इन माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ ए सेल, माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसको पायरूवेट को कंप्लीटली क्या हो जा रहा है? कन्वर्ट कर दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। इट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। दिस इज हियर। तो ग्लूकोज 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन इसमें 12 रहते हैं ग्लूकोज में, प्लस 6 H2O, 6 हियर प्लस एनर्जी। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो जवाब है, राइट 2 डिफरेंट वे इन व्हिच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी की, यहाँ ह्यूमन बॉडी लिखा है, नाइदर ईस्ट सेल नाइदर ईस्ट सेल, ना ही कोई एनारोबिक बैक्टीरिया की बात की जा रही है। ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में या तो सेल के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पायरूवेट पहुंच रहा है तो उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इफ अगर मसल सेल्स में है एंड मसल सेल्स इज लैकिंग ऑक्सीजन एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज, देन वहां पर जो रेस्पिरेशन होगा वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और आपका जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट कर जाएगा लैक्टिक एसिड में। तो पायरूवेट इज कॉमन इन बोथ, आइदर इन एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए इसको कहा गया है, ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है यूनिवर्सल पाथवे। मतलब कहने का अर्थ है ग्लूकोज से पायरूवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज से पायरूवेट बन रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज से पायरूवेट बन रहा है। सो ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से पायरूवेट में बनना इज ग्लाइकोलिसिस, और ये ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल पाथवे है दोनों तरह के रेस्पिरेशन का। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज पायरूवेट and is transported to from cytoplasm to mitochondria. Pyruvate is transported from cytoplasm to mitochondria. तो यही है। ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा है बच्चों? इन साइटोप्लाज्म। ओके, और ग्लाइकोलिसिस क्या है? एक यूनिवर्सल पाथवे है, दोनों में है, आइदर वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो। मतलब दोनों केस में कौन से मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं? पायरूवेट बन रहे हैं। ओके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन मसल सेल्स इट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस पायरूवेट इन ह्यूमन मसल सेल्स इट गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विथ लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, and in presence of oxygen this pyruvate get converted into carbon dioxide with a large amount of energy। ज्यादा एनर्जी इसमें मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसी के आधार पर क्वेश्चन बनाने हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है बच्चों? ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है? पायरूवेट इज 3 कार्बन कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं। ओके, और यही पायरूवेट जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जब पहुंचता है तो वहां एरोबिकली रेस्पायर करता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन के फलस्वरूप लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी
बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और आपने क्या पढ़ा था इन 9th क्लास? माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे। कंप्लीट द following pathway. Following path. Complete the following pathway showing the breakdown of glucose. The breakdown of glucose, showing the breakdown of ग्लूकोज। जैसे यहां पर दिया हुआ है आपको ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के होते हैं। इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज कहां? साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बनेगा? यहां इस तरह से दिया हुआ है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर फिर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है? दे रहा है क्या? सेकेंड स्टेप में डैश प्लस H2O प्लस एनर्जी। ओके, तो कंप्लीट द फॉलोइंग पाथवे शोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में फर्स्ट स्टेप इज, आप बताइए क्या बनेगा? 3 कार्बन के मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। तो साइटोप्लाज्म की जहां तक बात हो, ग्लूकोज का पहला स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप इज योर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज ए यूनिवर्सल पाथवे, मतलब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पाइरुवेट में ही बदलेगा। Whatever be the respiration, either aerobic or anaerobic, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, बिकॉज ग्लूकोज से पाइरुवेट का बदलना इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन मतलब आइदर एरोबिक और एनारोबिक। तो ग्लूकोज से क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में पाइरुवेट, ये पाइरुवेट क्या है बच्चों? 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं और प्लस उसमें एनर्जी निकलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में याद रखिएगा कि आइदर वो ईस्ट में हो या हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान हो या लैक्टिक एसिड हो, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में यू हैव ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स। तो पाइरुवेट में बदला और कम एनर्जी मिलेगा इसमें। और फिर ये पाइरुवेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे पहुंचता है तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ कंप्लीट किया। नीड टू बैलेंस 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 H2O प्लस एनर्जी। तो ये पूरा स्टेप एरोबिक रेस्पिरेशन का है। दिस कम्स अंडर एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अगर यहां से अगर मसल सेल्स में जाते हैं, यहां से अगर मसल सेल्स की तरफ बढ़े और मसल सेल्स इज
यू आर डूइंग स्टफ, बहुत गंभीर एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये जाके लैक्टिक एसिड में बदलेगा क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी तरफ अगर ईस्ट सेल में अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में के लिए वहां पर पायरुवेट जो होगा वहां पर भी जाके कन्वर्ट कर जाएगा आपका इथेनॉल अल्कोहल में, विच इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और लैक्टिक एसिड में बदला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दिस थिंग्स हैपनिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया आएगा तभी समझना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन आपका हुआ, अदरवाइज डोंट अंडरस्टैंड एरोबिक रेस्पिरेशन। गिवन माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर इससे कहीं भी गया, मसल्स में गया, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज लैक्टिक एसिड विल फॉर्म in absence of oxygen, in ethanol in absence of oxygen, in the yeast cell in absence of oxygen it will form alcohol. इस सेल में absence of oxygen में pyruvate get converted into alcohol. तो this I have completed. First step में pyruvate, second step में incomplete था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड I have put in कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे जरूर बच्चों। पूरे एग्जाम्स तक आपको क्वेश्चन पेपर्स के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का हल कराएंगे। अब एक और प्रश्न है, why is there a difference in the rate of breathing between aquatic organism? क्वेश्चन है, why is there difference in, why is there a difference, why is there a difference in rate of breathing between, in rate of breathing, why is there a difference in rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? Between aquatic organism and terrestrial, मतलब स्थलचर। Why is there a difference in rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism? Terrestrial organism मतलब स्थलचर और जलचर के श्वसन दर में क्या अंतर है? What is difference in the rate of breathing between terrestrial organism and aquatic organism? Can you think? आप ये बताइए बच्चों कि पानी में ज्यादा ऑक्सीजन है या लैंड पर? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आप पाएंगे कि लैंड पर ज्यादा है। तो हम जितनी सुगमता से काम कर लेंगे, हम जितने सिंपल वे में रेस्पायर कर लेंगे, उतने सिंपल वे में शायद एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। और हम ये भी जानते हैं बच्चों कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी एलिमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट एनाएरोब्स। एनाएरोब्स, एनाएरोबिक बैक्टीरिया और एनाएरोब्स को छोड़ के ऑक्सीजन जो है एक आवश्यक तत्व है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सारे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही नेसेसरी है। But there is difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism. लेकिन दोनों aquatic या terrestrial दोनों तरह के organism के rate of breathing में difference है, because the amount of dissolved oxygen in water, जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है उसकी मात्रा बहुत बहुत कम है in compared to land.
लैंड वाले जो हम लोग हैं उनके कंपेयर में लैंड में जितना परसेंट ऑक्सीजन है उसके हिसाब से बहुत ही कम है ऑक्सीजन वाटर में। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इंस्पायर, जब हम इंस्पायर करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वी इंस्पायर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ओके, व्हाइल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये सर्वाइव करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन पर जो कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं। एयर कंटेन्स 21% ऑफ ऑक्सीजन while water has less than 1% oxygen in dissolved state। एयर में कितने परसेंट? 21% अप्रॉक्स, एंड हमारे पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है एटलीस्ट 1% ऑक्सीजन इन डिसॉल्व स्टेट। और यू कैन से एट 293 केल्विन टेम्परेचर की बात की जाए तो 100 मिलीलीटर वाटर में 3.08 मिलीलीटर ऑक्सीजन डिसॉल्व होते हैं। 100 मिलीलीटर वाटर एट 293 केल्विन, यहाँ टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने घटने से डिसॉल्व ऑक्सीजन के मात्रा में फर्क पड़ सकता है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगा बिकॉज गैस डिफ्यूज, और टेम्परेचर घटाएंगे तो वहां पर गैसेस की मात्रा बढ़ेगी, गैस कंडेंस होने लगते हैं। तो बच्चों ऑक्सीजन जो है एट समान टेम्परेचर की बात करें तो ऑक्सीजन इज 21% एंड इन वाटर इट इज 1% और दूसरी बात कि ऑक्सीजन जो है जितना जल्दी एयर में ये डिफ्यूज करते हैं उतनी जल्दी पानी में वो डिफ्यूज नहीं करेंगे। मतलब ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू वाटर एट मच स्लोअर रेट एज कंपेयर टू एयर। वाटर डिफ्यूज थ्रू वाटर एट मच स्लोअर रेट एज कंपेयर टू एयर। एयर की तुलना में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो है वाटर में बहुत कम होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एडवांटेज है कि ताकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन ले सकते हैं और फास्टर रेट में ले सकते हैं, अपने कम एफर्ट से वो ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं और फास्ट रेट में ले सकते हैं। लेकिन वही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उतना ही ऑक्सीजन लेने के लिए। Therefore, breathing in aquatic organism is much slower than terrestrial animal। मतलब ब्रीदिंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो होता है बहुत स्लो होता है। ब्रीदिंग इज मच फास्टर बिकॉज अगर हम ऑक्सीजन को पूर्ति करना चाहते हैं तो हम तेजी से सांस लेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाए, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाने के कारण क्या होता है कि एक्वेटिक फिशेस को देखिएगा बराबर मुंह खोलती रहती हैं, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन वाटर जब जाएगा तो गिल्स में ज्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा। तो दिस थिंग हियर, तो हम यहाँ बता रहे हैं व्हाई देयर इज डिफरेंस इन रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ज्यादा फास्टर रेट से ब्रीथ करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के तुलना में, क्योंकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो ज्यादा ऑक्सीजन कैसे वो ले सकते हैं? फास्ट ब्रीथ करके। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हम लोग इंस्पायर करते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में। देयर इज डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन, यहां लिख सकते हैं देयर इज डिफरेंस in the rate of breathing. There is difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism. Between aquatic organism and terrestrial organism, there is a difference in the rate of breathing between aquatic organism and terrestrial organism because the amount of dissolved oxygen of dissolved oxygen कहां पर? in water। amount of dissolved oxygen in water is much less than the amount on land, is much less than the amount on land, okay, much less than the amount on land।
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इंस्पायर इन विच टाइप ऑफ हैबिटेट, मतलब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इंस्पायर इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इंस्पायर इन terrestrial organism inspire in atmospheric oxygen, inspire atmospheric oxygen, और एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन ज्यादा है, इंस्पायर इन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन। while aquatic organism survive जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन पर, सर्वाइव ऑन dissolved oxygen। ओके, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर निर्भर करते हैं, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन पर। ओके, डिसॉल्व कहाँ होते हैं ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जल में घुले हुए ऑक्सीजन पर सर्वाइव करते हैं। और एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन, एयर में कितना होता है, एयर कंटेन्स, आप जानते हैं एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। एयर में कितने परसेंट ऑक्सीजन होते हैं, 21% ऑक्सीजन। while water has less than 1% ऑक्सीजन, less than 1%, वाटर में 1% से भी ऑक्सीजन कम होते हैं। ऑक्सीजन इन डिसॉल्व्ड स्टेट, किसमें, ऑक्सीजन इन डिसॉल्व्ड स्टेट। ओके बच्चों, डिसॉल्व्ड स्टेट, इसको अच्छे से समझ लें तो ज्यादा अच्छा है। ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू वाटर एट मच स्लोअर रेट, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन भी स्लोअर रेट में होता है। ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू वाटर at much slower rate, oxygen diffuse through water at much slower rate as compared to air, हवा की तुलना में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन जो होता है वो पानी में कम होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के पास एक एडवांटेज है, यूटिलाइजिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड और वही एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को उतना ही ऑक्सीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। और क्या है कि देयरफॉर ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग है वो ज्यादा तेजी से होता है। सो breathing rate of breathing in aquatic organism, is much faster than terrestrial organism. So rate of breathing in aquatic organism is much faster than terrestrial organism। ओके, कि क्या होता है डिफरेंस इन द रेट ऑफ ब्रीदिंग, दोनों में होता है। तो फिर से एक बार बच्चों समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बता रहे हैं देयर इज डिफरेंस इन रेट ऑफ ब्रीदिंग बिटवीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मतलब टेरेस्ट्रियल स्थलचर, मतलब स्थल पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म,
लैंड पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म और जल में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के श्वसन दर मतलब रेट ऑफ ब्रीदिंग में डिफरेंस होते हैं। चूंकि क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो बहुत कम अमाउंट में है, मतलब कि बहुत लेस देन 1%, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज मच लेस देन द अमाउंट ऑफ लैंड। लैंड की तुलना में पानी में जो घुले हुए ऑक्सीजन है वो बहुत कम है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म इंस्पायर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, हम इंस्पायर करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, इंस्पायर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। व्हाइल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ऑन डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिजॉल्व ऑक्सीजन पर ही उनका जीवन यापन होता है। एयर में आप जानते हैं नेचुरली परसेंटेज बाय वॉल्यूम 21% आपके ऑक्सीजन है, लेकिन वाटर की बात की जाए तो लेस देन 1% ऑक्सीजन फाउंड इन डिजॉल्व स्टेट। और ये भी कह सकते हैं कि एट 293 केल्विन टेम्परेचर पर 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर कंटेन्स 3.08 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। इतना मिलीलीटर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहता है। 100 मिलीलीटर में 3.08 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व। तो ऑक्सीजन का एक और आचरण होता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज थ्रू वाटर एट मच स्लोअर रेट। ऑक्सीजन पानी में बहुत, उसका डिफ्यूजन जो होता है बहुत स्लोअर रेट में होता है एयर की तुलना में। यही है हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का एडवांटेज कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैज द एडवांटेज ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट फास्टर रेट एंड विथ लेस एफर्ट। हम लोग कम एफर्ट से ही ज्यादा ऑक्सीजन को ले सकते हैं। लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात कही जाए तो दे हैव टू पुट मोर एफर्ट, उनको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, उनको ज्यादा झेलना पड़ेगा उतने ऑक्सीजन को लेने के लिए अगर वो सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले तो। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रीदिंग रेट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। मींस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग रेट है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ज्यादा ऑक्सीजन उनको चाहिए, क्योंकि पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है तो उसके लिए वो ब्रीदिंग रेट फास्ट करते हैं। सो आप मछलियां को देखते होंगे कि बार बार मुंह ऐसे ऐसे खोलती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन को गिल्स तक ले जाती है और गिल्स क्या करता है उस ऑक्सीजन को फिल्टर करके पूरे बॉडी तक पहुंच जाता है। तो बच्चों ये जो चैप्टर है चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस का प्रैक्टिस लेक्चर 8 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में और कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक आप सबको थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।